नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएसपीसीएस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज भारत और उसके आगे अध्याय 14 हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। बढ़ते हैं आगे। आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और प्रभावी भावी प्रगति में बाधक होता है। किसने कहा? कौटिल्य ने कहा है, यानी चाणक्य ने। देखा हमने कि आर्थिक गतिविधि से समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी तो जो है भौतिक तनाव होगा। सार्थक आर्थिक गतिविधियों का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। इस अध्याय में हम जिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वो हम देख लेते हैं कि किन किन प्रश्नों के बारे में हम इसमें जानेंगे। पहला है आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है जाता है, यह हम पढ़ेंगे। दूसरा है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र को यानी सेक्टरों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है। तीसरा है यह तीन क्षेत्र यानी सेक्टर आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। परिचय देख लेते हैं। अध्याय 13 में हमने दो प्रकार की गतिविधियों के बारे में सीखा, आर्थिक और गैर आर्थिक। पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से साहिल या दादा दादी, नाना नानी आदि के बारे में हमने पढ़ा। रोहन के बारे में पढ़ा था कि वह किस प्रकार से आर्थिक गतिविधि करता है, किस प्रकार से गैर आर्थिक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को कौशल कंप्यूटर ज्ञान सिखाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जाना है। ठीक है, हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें संतुष्टि मिलती है। गैर आर्थिक गतिविधि जैसे स्वच्छता है, पौधरोपण है या लंगर है। ठीक है, इस तरीके सेवा करके हमें किस तरीके से चीजें मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन गतिविधियों को भली बात समझने के लिए अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यह भी हम पढ़ेंगे। देख लेते हैं मौद्रिक मूल्य क्या होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था, किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसे हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में माना जाता है। जैसे कि हम 1 किलो चीनी लेते हैं, मान लीजिए 40 रुपए की चीनी है, तो 1 किलो जो चीनी है 1 kg वो 40 रुपए के बराबर होगी। तो इस तरीके से मतलब 40 रुपए देंगे तो हमें 1 किलो चीनी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में माना जाता है, तो चीनी जो वस्तु है इसको मुद्रा के मूल्य के रूप में 1 किलो को 40 रुपए के बराबर माना जाता है। ठीक है, बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र से बढ़ी है। किसकी? आर्थिक गतिविधियों की। उदाहरण के लिए पहले समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजार का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। ठीक है, जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि, ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण में हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कैसे कार्य करती है और इसके मध्य क्या संबंध हैं। ठीक है, तो हमने कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और
इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, पिछले भी अध्याय में हमने देखा था इस चीज को। इन क्षेत्रों की मुख्य गतिविधियों को दर्शाया गया है 197 पृष्ठ पे। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखा आपने। तो आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनसे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। ठीक है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि मत्स्य शामिल है, कृषि शामिल है। ठीक है, जैसे कि हम संसाधनों पर निर्भर, प्राकृतिक संसाधनों पर हम निर्भर होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र का, तो उसमें कई प्रकार की गतिविधियां आती हैं, कृषि, मत्स्य आदि हमने देख लिया, तो उसी को हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके 3 रूप, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, उसमें कई गतिविधियां, तो इस चीज को हमने समझ लिया। का प्राथमिक गतिविधियां देख लेते हैं क्या होता है। जिन आर्थिक गतिविधि में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक गतिविधि या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खादानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियां, कुक्कुट पालन से फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये हमने समझ लिया, महत्वपूर्ण है, आप ये देख लीजिए, इस पर जो है क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती, कभी कभी मिलान में यूपीएससी ने भी इसको पूछा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि, मत्स्य और वानिकी। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हो गई। आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण तो देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि है, खनन है, मछली पकड़ना है और कुक्कुट पालन है, वानिकी है, ये सब प्राथमिक गतिविधियां, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हो गई। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं निर्माण, जैसे हो गया विनिर्माण। ठीक है, जल आपूर्ति, आप ध्यान रखेंगे कि जल आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में है, सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन। इससे और तृतीय क्षेत्र की देख लेते हैं, स्वास्थ्य देखभाल यानी सेवा क्षेत्र, व्यापार और उपयोग सामग्री यानी ट्रांसपोर्टेशन, संचार, बैंकिंग, जहां हम वित्त के लिए निर्भर रहते हैं बैंकों पर। द्वितीय क्षेत्र जैसे लोन, सौर ऊर्जा आदि के चीजों को चलाने के लिए अगर वित्त प्रदान करना तो बैंक पे निर्भर होता है। परिवहन, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तृतीय क्षेत्र है ये जो है सेवा क्षेत्र है। ठीक है, जो भी उत्पाद वगैरह है द्वितीय क्षेत्र के उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि मुख्य प्राथमिक गतिविधियां हैं। नीचे प्राथमिक क्षेत्रों को की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं, जैसे ग्रीन हाउस कृषि आपने देखा, खनन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, मत्स्य, वानिकी और पशुपालन। आइए विचार करें कि आप ऐसी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आपने पहले देखा है। इन गतिविधियों में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ है, इनमें से 2 के नाम बताइए और अपने अनुभव, ठीक है, साझा कीजिएगा। आप ये आप जरूर करिए, यहाँ 2 आप बताइए। द्वितीय गतिविधियां, ठीक है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमें प्राथमिक क्षेत्र से हमने गेहूं का उत्पादन किया, अब गेहूं से हमें आटा बनाते हैं, तो ये
द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, हमने आटा बनाया, गेहूं से आटा बनाया। द्वितीय क्षेत्र में भवनों, सड़कों का निर्माण तथा पानी, बिजली जैसे गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इनमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादनों का विनिर्माण भी सम्मिलित है। ठीक है, जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं। हमने समझा किस प्रकार से गेहूं से हम आटा बनाते हैं, यानी रूपांतरित करते हैं या स्वयं उपभोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज में मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना तथा चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना सम्मिलित है। इस प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाते हैं, कपास से कपड़े तैयार करते हैं और लौह से इस्पात बनता है, जिससे कार और ट्रक इत्यादि जैसे मोटर वाहन बनाए जाते। तो यह हमने अच्छे तरीके से समझ लिया द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां। ठीक है, इससे पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र की भी आर्थिक गतिविधियां समझ ली थी। ठीक है, देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में। उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है। जैसे हमने देखा कि मूंगफली से तेल निकालना, ठीक है, गेहूं से आटा बनाना, कपास से कपड़ा तैयार करना, तो ये सब प्रसंस्करण द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह हमने समझ लिया है। मोटर वाहन कारखाना, वस्त्र कारखाना, यह हम देख लेते द्वितीय क्षेत्र के। औषधि कारखाना, फर्नीचर निर्माण इकाई, ठीक है, तो ये सब द्वितीय क्षेत्र हो गया। मोटर वाहन के प्रकार, भारत में 2022 के दौरान उत्पादित इकाइयों की संख्या, यह सब आप देख लीजिएगा। आइए पता लगाएं। हमने द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण देखे। क्या आप द्वितीय क्षेत्र में दो अन्य आर्थिक गतिविधियों के नाम बता सकते हैं? तो आप बताइए यहाँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तृतीय गतिविधियां या तृतीय आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती हैं या सेवा प्रदान करती हैं, तृतीय गतिविधियां कहलाती हैं। इन्हें तृतीय गतिविधियां या तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार ले जाता है। ठीक है, देखा हमने कि किस तरीके से तृतीय गतिविधियां होती हैं। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। चिकित्सक रोगी को देखता है, नर्स भी रोगी की देखभाल करती है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, अधिवक्ता मुकदमा देखता है लोगों का, और विमान चालक यात्रियों को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से वे अपनी सेवाएं देते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि की मरम्मत करता है और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार्य तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं, और बिजली मिस्त्री यानी इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, यानी अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती हैं और इस प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना और होटल, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकान, गोदाम यानी वेयर हाउस इत्यादि सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा कि किस किस तरीके की चीजें आती हैं। देखिए, संचार है, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटल, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। समझ लेते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों के संपूरक के रूप में
इन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं का प्रावधान है। ठीक है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन आदि। तो हमने तृतीयक गतिविधियों के बारे में भी पढ़ लिया कि कौन कौन से चीजें होती हैं। अब एक वर्ड है गोदाम यानी वेयर हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। विशाल इमारतें जिनमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाता है। ठीक है, उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। ये हम देख लेते हैं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। सॉफ्टवेयर तैयार करना, रेस्तरां में सेवाएं, हवाई अड्डों पर सेवाएं, खुदरा यानी भंडार यानी रिटेल भंडार। तो हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, उनकी गतिविधियों को भी समझ लिया कि किस तरीके से प्राथमिक गतिविधियां हैं, किस तरीके से द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां और किस तरीके से तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं, किस तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र को में परस्पर निर्भरता। 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्रक प्रकृति कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं। ठीक है, और उन्हें रोचक उदाहरण तथा का अध्ययन करते हैं, जहां हम यह समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्र कैसे परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में। अब इनके परस्पर संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राथमिक द्वितीयक पर निर्भर है, द्वितीयक तृतीयक पर निर्भर है। ठीक है, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों के खुशी में रंभाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। ठीक है, माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, यह आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आणंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है या फट जाता है। ठीक है, किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलिए यानी मध्यस्थता कराने वाले पर निर्भर रहना पड़ता था, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर, ठीक है, कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते और इसे बाजार में बेच देते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़ित अनुभव करते थे, यानी उनसे कम दाम पे जो है बिचौलिया लेता था और वह अधिक दाम पे बेचता था। ठीक है, अब इसमें शब्द जो है डेयरी क्या होता है वह समझ लेते हैं। एक स्थान जहां दूध का एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है उसे हम डेयरी कहते हैं। बिचौलिए क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। व्यक्ति जो उत्पादकों के सामान खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं उसे हम बिचौलिया कहते हैं, और बिचौलिया इस सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। ठीक है, कुछ पैसे लेते हैं। हम देख लेते हैं वर्गीज कुरियन बाएं और त्रिभुवन दास पटेल दाएं। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्या लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे।
तथा दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवनदास पटेल अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे तथा डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक इंजीनियर जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे के नेतृत्व में की गई। अमूल की स्थापना याद कर लीजिए आप। इस प्रयास ने किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चुरीकरण और बिक्री, इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। उन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। कौन? सहकारी संगठन। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा अधिक हो गई, तब किसानों ने एक अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आड़त में एक दूध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ किया। वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अपने दूध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। इसके बाद इन उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। ठीक है, देश के बाहर। है ना आश्चर्य की बात? क्या आप इनमें से कुछ नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों के दूध बेचने के लिए दूहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत गाय या मवेशी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। तुमने समझ लिया कि यह प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों में एक रूप, तरल या उनसे अन्य खाद्य रूपों जैसे दूध का पाउडर, घी, पनीर, मक्खन, अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का क्या करता है या इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादकों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों व लारियों, रेल, वायुयान एवं परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिससे गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और दुकानों में दूध तथा दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा विक्रेता तृतीय गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जो उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमने समझा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र परस्पर किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जो शब्द आए थे। सहकारी संगठन क्या होता है, इस शब्द के बारे में देख लेते हैं। व्यक्तियों का एक समूह जब स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया इस तरीके का। अब हम पाश्चुरीकरण एक शब्द देखा हमने, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि इनके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके इन्हें संरक्षित किया जा सके। इसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। साइंस में आप पढ़ते हैं इस चीज को। कारखाना क्या होता है, यह भी शब्द है, हम पढ़ लेते हैं कि कारखाना क्या होता है। भवन या भवनों का समूह जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जहां सामान बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, या विभिन्न घटकों को एक साथ मिलाकर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है, उसे हम कारखाना कहते हैं। खुदरा क्या है यह देख लेते हैं। एक शब्द है माल की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना और जिसका उद्देश्य माल का पुनर्विक्रय नहीं है। ठीक है,
खुदरा कहते हैं। निर्यात क्या होता है यह समझ लेते हैं। वस्तु और सेवाएं जो किसी एक देश में उत्पादित होती हैं और उन्हें किसी अन्य देश के क्रेताओं या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, उसे हम निर्यात कहते हैं। यानी जैसे हम बासमती चावल जो है हम अलग कंट्रियों को देते हैं, तो हम यहाँ से भेजते हैं, तो इसे हम निर्यात कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज लाते हैं वहां से, तो उसे हम आयात कहते हैं। ध्यान रखें, अमूल के समान कर्नाटक में नंदिनी, दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी, तमिलनाडु से आमनी आविन, आंध्र प्रदेश में विजया, नागालैंड से केवी, बिहार से सुधा, पंजाब से वर्का आदि हैं। वर्का आदि नाम के अन्य सहकारी दुग्ध संगठन है। तो यह हमने देख लिया, हमारे यहाँ दिल्ली में मदर डेयरी, कर्नाटक में नंदिनी, ये सब हमने देख लिया। पंजाब से वर्का। क्या आप अपने आसपास के किसी एक सहकारी संगठन का नाम बता सकते हैं जिनसे किसानों, अशक्त लोगों और महिलाओं को एकत्रित करके उनके जीवन को समृद्ध किया हो? ठीक है, तो हाँ, हम समझते हैं जैसे गुलाबी गैंग और भी कई सारे संगठन है जो पैड्स निर्मित कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जाने कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनती हैं। यह चित्र दर्शाते हैं कि कैसे लुगदी पेड़ के काष्ठे रेशे को कागज और उसके बाद इस कागज पर मुद्रण कर इसे पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, पहला पेड़ कटाई हुई, उसकी ढुलाई हुई, कारखाने तक पहुंचा। ठीक है, या फिर ये पेपर बना, बड़ा प्रिंटिंग के लिए गया, प्रिंट हुआ और किताबें बनकर यहाँ आ गई। पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक की इस प्रक्रिया की कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर यह तीनों क्षेत्र एक साथ कार्य नहीं करते। जिस तरीके से हमने अमूल के बारे में पढ़ा, दूध के बारे में, कि कैसे दूध प्राथमिक क्षेत्र से, उसके बाद उससे मक्खन, पनीर आदि बनाए जाते हैं द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र के माध्यम से उसे हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निर्भरता देखी। पृष्ठ 205 पर दिए गए 14.1 चित्र में दर्शाए गए कार्यों को वर्गीकृत। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? पेड़ कटाई प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र सीट बनाना, तृतीय क्षेत्र में प्रिंट व दुकान पर बिक्री हो गया। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया। ध्यान रखिए, इन दिनों प्रयोग हुए कागज को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर नया कागज बनाया जाता है। केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करने पर 17 पेड़ों एवं 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है, जहां अपशिष्ट को डाला जाता है। पेड़ों को काटकर कागज के नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। इस तरीके से हमें रिसाइकलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिस भी सामान का रिसाइकलिंग हो सके उसे जरूर करना चाहिए। आपके विद्यालय की कक्षाओं में और कार्यालयों में हम कागज का विभिन्न प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो अखबार का प्रयोग जैसे हम सजावट के रूप में कर सकते हैं, गत्ते का प्रयोग सामान रखने में कर सकते हैं, खिलौने बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के आप चीजें प्रयोग कर सकते हैं बेकार कार्डबोर्ड वगैरह का। आइए पता लगाएं, अपने आसपास की आर्थिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक गतिविधियों के रूप में उन्हें वर्गीकृत कीजिए। इसके उपरांत तीर लगाकर दर्शाइए कि वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं और परस्पर आश्रित हैं। यदि इनमें से किसी एक गतिविधि का अंत हो जाता है तो क्या होगा? आप विचार कीजिए इस पे। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के बारे में सीखा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है कि विभिन्न उदाहरणों और चित्रों
से 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों या क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की भिन्नता और उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में सहायता मिली। ठीक है, कि किस प्रकार से हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को एक दूसरे पर निर्भर देखा। प्रश्न क्रियाकलाप देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये सभी आप जरूर से जरूर प्रयास करिए इसे हल करने का, और इसे लिखने का भी प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लेखन शैली अभी से ही बेहतर हो सके। पहला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र क्या है या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार भिन्न है, 2 उदाहरण दीजिए। तो हमने समझा था कि प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, और द्वितीयक क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से लिए गए कच्चे माल को प्रसंस्कृत करता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से हमने समझा था। देख लेते, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, जल, खनिज का सीधा उपयोग करके वस्तु उत्पादन करता है। ठीक है, यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उदाहरण, कृषि, गेहूं या चावल उगाना। दूसरा, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना समुद्र या नदी से। खनन, कोयला या लौह निकालना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र हो गए। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किस प्रकार से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल जैसे लकड़ी, खनिज को कारखानों की मदद से उपयोगी वस्तु बनाना, जैसे फर्नीचर बनाना, लौह का निर्माण करके कार बनाना। उदाहरण, विनिर्माण, गेहूं से आटा, कपास से कपड़ा, और निर्माण में घर या सड़कें बनाना आदि, ये सब द्वितीयक क्षेत्र हो गए। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस प्रकार से दोनों भिन्न है। क्योंकि दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार से तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र यानी, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र पर परिवहन, बैंकिंग, विपणन और संचार जैसी सेवाओं के लिए निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, वित्त प्रदान या प्रचार करने में मदद करता है। उदाहरण, कंपनी को उत्पादन के लिए ऋण लेना बैंक पर निर्भरता दर्शाता है, क्योंकि हम तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर हो गए। ठीक है, फर्नीचर कंपनी उत्पादों को बेचने के लिए शोरूम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, तो यह भी तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता को दर्शाता है। तो 2 उदाहरण से हमने समझ लिया कि किस प्रकार से जो है द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, उसके पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र क्या और द्वितीयक क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, यह भी हमने समझ लिया है। तो इस तरीके से यह पूरा अध्याय हमने समझ लिया। द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की निर्भरता, वर्गीकरण आदि के बारे में, अमूल के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो इस तरीके से कक्षा 6 यह सभी अध्याय को हमने लगभग कवर कर लिया, और यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।